हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आपकी तैयारी ड्रेसर की बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। उसके अंदर आपको बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस वैसे तो मैंने करवा दी है और साथ ही कुछ टॉपिक भी मैंने करवाए जैसे कि विटामिन। उन सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा आया मेरे पास और बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि सर आप और एमसीक्यू लेके आइए। तो उन्हीं की इस डिमांड को पूरा करने के लिए लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे उसके और थोड़े से 5-10 क्वेश्चन बढ़ाए हैं और एमसीक्यू की एक और नई सीरीज लेके आया ताकि आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके और साथ में सिलेक्शन आपसे अब दूर नहीं जा सकता। अगर इन एमसीक्यू की तैयारी आपने अच्छी तरीके से कर ली है तो याद रखना एक सीट आपकी पक्की होगी, वो भी बीटीएससी ड्रेसर टेक्निक के अंदर। जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर आपका एक सीट बिल्कुल तय होगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और साथ में सर एमसीक्यू बहुत शानदार तरीके से लगे तो कमेंट करना पड़ेगा कि यस सर वी रिक्वायर्ड दैट काइंड ऑफ वीडियो। हमें ऐसे वीडियोस और चाहिए ताकि हम इस तरीके की वीडियो और आपके सामने ला सकें। हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुदर्शन पैरामेडिकल के एक शानदार प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको पैरामेडिकल से रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज अपडेट है सब कुछ मिलती रहती है। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सर बीटीएससी ड्रेसर की तैयारी कर रहे हैं और उनकी ऑलमोस्ट तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब उनका बस एक ही चीज पे फोकस लग रहा है कि सर कोई ना कोई एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दे विद बेटर एक्सप्लेनेशन। अच्छी तरीके से कोई ना कोई हमें क्या करवा दे, सर बीटीएससी एमसीक्यू के परफेक्ट क्वेश्चन दे दे और उसके साथ हमें सर आंसर के बारे में भी बता दे। उन सभी के स्टूडेंट्स के वीडियोस के ऊपर जो कमेंट थे, हमारे वीडियोस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए। साथ में सर उनका ये मानना था कि सर एक क्वेश्चंस और लेके आइए और क्वेश्चन बढ़ा दीजिए या फिर सर हमें और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो उन्हीं की डिमांड को पूरा करने के लिए आज हम एक और वीडियो लेकर आए जिसके अंदर हम ड्रेसर के 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या पता आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाए, ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आज करवाए जाएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और एकदम शानदार तरीके से, ताकि आपके ब्रेन में सेट हो जाएगी हाँ सर आपने वो क्वेश्चन करवाया था। और जिस दिन आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे उस दिन आप याद करोगे कि हाँ सर प्रवीण सर ने ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाया था, बस थोड़ा सा घुमा के आया, बाकी सारी की सारी चीजें वही है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम करेंगे सर टॉप 55 एमसीक्यू जो कि हमारे ड्रेसर में आने वाले हैं और जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले मतलब आज पहले दिन ही हमारे क्लास के अंदर आया है या हमारे YouTube पे पहली बार आया है, तो याद रखना आपको अगर इस वीडियो की कोई भी पीडीएफ चाहिए या फिर पैरामेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस या कोई भी वैकेंसी अपडेट या कोई भी न्यूज़ अपडेट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे सुदर्शन पैरामेडिकल के जो टेलीग्राम चैनल को उसको ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि सारी की सारी वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाए, नोटिफिकेशन है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाए। या फिर अगर आप हमसे किसी भी तरीके की समस्या के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं कि सर मैं तैयारी कैसे करूं, मैं कहां से सिलेबस लूं, सर कहां से पढ़ूं, कहां से स्टार्ट करूं, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, सर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें हमें कॉल करके हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान यहां पे करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के अंदर आपको सुदर्शन पैरामेडिकल का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे अलग अलग कोर्सेस आपको पता होंगे, बता दिए होंगे या फिर आपने देख लिए होंगे, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेस है सबकी तैयारियां यहां पे करवाई जाती है और अगर आप इन कोर्सेस को देखना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं या फिर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, सर कोर्सेस को परचेज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ बने रहेंगे। उसके अलावा सर जो आज नया है, जो पहली बार हमारा YouTube देख रहा है या फिर मुझे देख रहा है या एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहा है, तो याद कर लीजिए सर कि अगर ऐसे ही वीडियो और चाहिए, ऐसी तरीके से और पैरामेडिकल की तैयारी करनी है तो आपको सुदर्शन पैरामेडिकल का जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ सर ऐसे वीडियोज हमें और रिक्वायर्ड है, ताकि ऐसे वीडियोज आपके लिए आते रहे एकदम बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ। अच्छी तरीके से आपको ये वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है सर ये रहा। यहां पे पूछा गया है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तरीका है जिससे वैक्सीन इम्यूनिटी प्रदान करती है। अगर मैं वैक्सीन की बात करूं, सर वैक्सीन किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, सर हमारे शरीर के अंदर होती है एक तरीके की, मतलब ये बात कर सकते हैं सर वैक्सीन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, सर हम उसको टीका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टीका भी बोलते हैं। ये हमारे पास अलग अलग तरीके की होती है। किसी में हम क्या करते हैं सर, किसी में हम मरा हुआ जीवाणु डालते हैं, मरा हुआ जीवाणु उसके अंदर डालते हैं। किसी में हम क्या करते हैं सर, कमजोर जीवाणु को हमारे शरीर में डालते हैं, कमजोर जीवाणु को हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है। और किसी किसी में जीवाणु का जो डीएनए होता है या फिर जीवाणु को जो आरएनए है उस आरएनए या डीएनए को क्या करा जाता है, हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है। जैसे ही आप तीनों में से कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर डालते हो,
चाहे मरा हुआ डालो, चाहे कमजोर डालो, चाहे डीएनए डालो, चाहे आरएनए डालो, है ना, जैसे ही डालते हो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है सर, एक तरीके से एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और उसके एक्टिव होने की वजह से सर वो प्रतिरक्षा तंत्र दो कोशिकाओं को काम करने के लिए बोलता है। कौन कौन सी कोशिका है सर? एक होती है टी कोशिका और एक हमारे पास होती है सर बी कोशिका। जब ये दोनों कोशिकाएं काम करने लग जाती है तो ये किसको मारना स्टार्ट कर देती है सर? ये हमारे शरीर में जो भी जीवाणु प्रेजेंट है, जो भी जीवाणु है, जो भी विषाणु है, या जो भी हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव है जो हमें क्षति पहुंचा रहा है, उसमें सूक्ष्म जीव को मारने के लिए क्या कर देती है सर? काम करना चालू कर देती है। तो हमारे शरीर में जो टीका होता है, जो वैक्सीन होता है, वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं काम करना चालू कर देती है और धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्या हो जाता है सर? सूक्ष्म जीवों को मारने की प्रवृत्ति आ जाती है। अब यहां पे देखिए सर, टीके का मुख्य तरीका कैसे काम करता है, तो याद रखना वो हमारे शरीर में क्या करता है सर? टी कोशिकाओं को सक्रियकरण और एंटीबॉडी का उत्पादन करता है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी। टी कोशिकाओं को सक्रिय करता है और एंटीबॉडी बनाने का भी काम करता है। अब यहां पे अगर तुमसे कोई ये भी पूछ ले कि एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो जो 20 कोशिकाएं होती है वो हमारे शरीर में क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। कितने तरीके की एंटीबॉडी होती है सर? 5 तरीके की एंटीबॉडी होती है। मैं 3 तो यहां बता चुका हूं, एक और बता देता हूं ना, मतलब 5 बता देता हूं। एक होता है सर IgG, एक होता है IgM, एक होता है सर IgD, एक होता है सर IgA, और एक हमारे पास और होती है डेल्टा म्यू जी एम, और एक हमारे पास होती है सर IgE। ये हमारे पास पांचों तरीके की क्या होती है सर? एंटीबॉडीज होती है, जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए हमारी क्या करेगी सर? मदद करेगी। तो आपको एंटीबॉडी के बारे में पता चल गया, टी सेल और बी कोशिकाओं के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल गया। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि सीरम निष्क्रिय इम्यूनिटी प्रदान करते हैं क्योंकि इनमें यह होता है, मतलब हमारे शरीर में जो सीरम होता है वो किस तरीके की इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करवाता है, किस तरीके की इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करवाता है, कि उसमें क्या होता है। देखो अगर मैं एक चीज बताऊं आपको कि सर आप किसकी बात कर रहे हैं, सर आप बात कर रहे हैं सीरम की। किसकी बात कर रहे हैं सर? सीरम की बात कर रहे हैं। सीरम कहां से लिया जाता है सर? सीरम लिया जाता है रक्त से। देखो अगर मेरा नाम प्रवीण है, मेरा नाम प्रवीण है, मेरे शरीर में क्या है सर? मेरे शरीर में रक्त पाया जाता है। उस रक्त में क्या पाया जाएगा सर? उस रक्त में पाया जाएगा सीरम पाया जाएगा। मेरे सीरम में क्या होती है सर? बहुत सारी एंटीबॉडी, बहुत सारी क्या है? एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी क्या करती है सर? मेरे शरीर में जीवाणुओं से मुझे बचाती है। जितने भी जीवाणु है, जितने भी सूक्ष्म जीव है, उन जीवाणु से बचाने का काम, उस जीवाणु से बचाने का काम कौन करती है सर? ये एंटीबॉडी करती है। ये तो चलो किसकी बात हो गई? प्रवीण सर की बात हो गई। अब देखना कोई मेरे पास आदमी है, नाम समझो, उसका क्या नाम ले सकते हैं सर? उसका नाम एक तरीके से ले सकता है रोशन, है ना। अगर कोई लड़का है जिसका नाम है रोशन, उसके शरीर के अंदर जो रक्त है, रक्त में जो सीरम है, वहां पे सर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, वहां पे एंटीबॉडी बहुत कम है। एंटीबॉडी बहुत कम है तो सर उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कैसे काम करेगा सर? उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा। कैसा होगा? कमजोर होगा। तो इस रोशन को कोई भी जीवाणु बहुत जल्दी अफेक्ट कर लेगा, वो ये बीमार भी बहुत जल्दी पड़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं सर? मैं क्या करता हूं सर? साइंस में हम क्या करेंगे सर? मेरी बॉडी का, प्रवीण की बॉडी का क्या ले लेंगे? सीरम ले लेंगे और किसके अंदर डाल देंगे? रोशन की बॉडी में डाल देंगे। तो रोशन की बॉडी में मेरा सीरम गया, मेरा सीरम गया, इसका मतलब सीरम के साथ क्या गई? एंटीबॉडी भी गई। मतलब मेरी एंटीबॉडी जो मेरी बॉडी में बनी थी कहां चली गई? रोशन की बॉडी में। अब रोशन की बॉडी में क्या है सर? एंटीबॉडी है। यस सर, अब रोशन की बॉडी में एंटीबॉडीज आ चुकी है। किसकी आई है? प्रवीण सर की आई है। तो इसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा सर? मजबूत हो जाएगा। इसका भी प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो याद रखना, सीरम की वजह से जब हम इम्यूनिटी ट्रांसफर करते हैं तो किसी और के शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी उसके दूसरे के आदमी के अंदर डालते हैं। यह चीज कभी मत भूलना। और यहां पर सवाल ऐसा ही पूछा गया था कि सीरम निष्क्रिय इम्यूनिटी प्रदान करता है क्योंकि उनमें क्या होता है? ऐसा क्या होता है? तो उनके पास होती है सर एंटीबॉडी, विशिष्ट रोगजनों के खिलाफ एंटीबॉडी होती है। ठीक है, तो ये होता है इसके पास, इसलिए यहां पे भी आंसर क्या होगा सर? बी होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन का उदाहरण है जिनमें जीवित कमजोर सूक्ष्म जीव होते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे पास वैक्सीन या टीके 3 तरीके के होते हैं। एक में सर मरे हुए को डालते हैं, जीवाणु को, एक में सर सूक्ष्म जीव को कमजोर करके डालते हैं, एक में सूक्ष्म जीव का या तो डीएनए डालेंगे या फिर उसका आरएनए डालेंगे। यहां पे आपसे क्या पूछा गया है कि सर ऐसी कौन सा टीका है, ऐसा कौन सा वैक्सीन है जिसके अंदर हम मरा हुआ, किसकी बात कर रहा है सर? मरा हुआ हम क्या डालते हैं? सूक्ष्म जीव डालते हैं। सॉरी, मरा हुआ नहीं पूछा है, मरा हुआ नहीं पूछा है,
सॉरी मैं गलत हूं, यहाँ पे मरा हुआ नहीं पूछा, इन्होंने बोला जीवित और कमजोर। जीवित और कमजोर मतलब वीक, कमजोर हमने क्या डाला है सर, जीवाणु डाला है। कमजोर हमने क्या डाला है, जीवाणु डाला है। और उसका अगर आपसे कोई उदाहरण पूछे तो आप क्या बोलोगे सर, एमएमआर है। क्या है उसका एग्जांपल, एमएमआर। एमएमआर की फुल फॉर्म क्या है, मिसलस मम्स रुबेला। खसरा, मम्स और रुबेला, इसकी जो वैक्सीन होती है, उस वैक्सीन में जो हम जीवाणु या कोई सूक्ष्म जीव डालते हैं वो कमजोर करके डालते हैं, मरा हुआ नहीं डालते हैं। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से आ जानी चाहिए, समझ आना चाहिए कि सर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और इसी तरीके के इसके क्या बनते हैं सर, आंसर बनता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, हाँ, वैक्सीन और सीरम के बीच में प्रमुख अंतर क्या है? यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है सर, वैक्सीन और सीरम के बीच में प्रमुख अंतर क्या है? अब यहां पे मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूं। सबसे पहला, अगर मैं एक तरफ क्या लिखूं, वैक्सीन, एक तरफ मैंने लिखा वैक्सीन, एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं सर, सीरम, एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं, सीरम। अब मुझे आप खुद सोच समझ के बताना सर इसके बीच में डिफरेंस क्या है। अगर मैं वैक्सीन मेरे शरीर में डालता हूं, अगर मैं वैक्सीन मेरे शरीर में डालता हूं, इसका मतलब क्या हुआ सर, आपने जीवाणु को डाला। आपने क्या डाला सर, आपके शरीर में जीवाणु को डाला। वो जीवाणु मरा हुआ हो सकता है, वो जीवाणु मेरे पास कैसा, कमजोर हो सकता है, या फिर सर उस जीवाणु का क्या हो सकता है सर, डीएनए हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। तो वैक्सीन में क्या होता है, जीवाणु होता है। लेकिन सीरम में क्या होती है सर, सीरम में होती है एंटीबॉडी। क्या होती है, एंटीबॉडी होती है सीरम में। और वो सीरम में जो एंटीबॉडी वो हमारी है क्या, नहीं सर, वो किसी और की है, वो किसी और की है, किसी और के रक्त से लिए किसी और की है, वो हमारी नहीं है, वो किसी और की है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम यहां पे बात करें सर, वैक्सीन की वजह से हमारी बॉडी खुद बनाती है क्या, एंटीबॉडी। हमारी बॉडी खुद क्या बनाती है, एंटीबॉडी। यहां पे किसी और की बनती है, हमारी नहीं होती, तो हम क्या बोलते हैं कि सर हमने रेडीमेड, रेडीमेड मतलब हमने बनी बनाई क्या ली है, एंटीबॉडीज ली है। यहां पे हमारे पास क्या होगा सर, ये जो एंटीबॉडी बनी हमारी बॉडी में बनी है, तो सर इसकी यादें हमारे पास रहेगी, यादें हमारे पास रहेगी, यादें हमारे पास रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वैक्सीन हमारे शरीर में लग गई तो अगली बार वो सूक्ष्म जीव जब वापस आएगा तो उसके मारने के लिए बार बार हमें कोई भी इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा शरीर खुद वापस एंटीबॉडी बना लेगा, क्योंकि उसकी यादें मेरे पास है, मैंने बनाई थी उसकी एंटीबॉडी, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन रही है, किसी और के शरीर से हमने ली है, तो सर इसकी यादें हमारे पास नहीं है। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मेमोरी नॉट प्रेजेंट। यहां पे मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है, हमारे पास इसकी मेमोरी नहीं होती। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि हाँ सर आप सही बता रहे हो, इसकी यादें हमारे पास नहीं रहती है। यहां पे हमें जानबूझ के बैक्टीरिया का इंफेक्शन करवाना पड़ता है, डालना पड़ता है, लेकिन यहां पे डालने की जरूरत नहीं, यहां तो एंटीबॉडीज डाली जाती है। तो यहां देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछा गया है, हाँ, वैक्सीन सक्रिय इम्यूनिटी को उत्तेजित करती है जबकि सीरम निष्क्रिय इम्यूनिटी को सक्रिय करती है। भाई ये तो ठीक है, दोनों में सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वैक्सीन केवल बैक्टीरियल संक्रमणों के लिए उपयोग की जाती है जबकि सीरम वायरल संक्रमणों के लिए उपयोग की जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इन दोनों के बीच में क्या है सब प्रमुख अंतर है। हमेशा वैक्सीन का काम कहां पे होता है सर, बैक्टीरिया से जो संक्रमण है उसको बचाने के लिए, और सीरम का जो उपयोग ज्यादातर करता है सर वो वायरस के लिए करता है। ये भी चीज यहां पे पूछी जा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं सर, हम ये मानते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम ये मानते हैं कि सर हमारी बॉडी में चाहे बैक्टीरिया इन्फेक्शन करे चाहे कोई भी इन्फेक्शन करे, दोनों के लिए सीरम भी काम ले सकते हो और हम वैक्सीन भी काम ले सकते हैं। तो ये तो दोनों के लिए सेम ही हो गया ना, कॉमन हो गया, ये कोई अंतर तो है नहीं दोनों के बीच में। नेक्स्ट सर, वैक्सीन एंटीबॉडी से प्राप्त होती है? नहीं, एंटीबॉडी से थोड़ी होती है। वैक्सीन कहां से प्राप्त होती है सर, वैक्सीन प्राप्त होती है एंटीजन से, मतलब कि उस जीवाणु से, और जबकि सीरम रोगजनक से होता है। बिल्कुल नहीं, उल्टा लिख रखा है, वैक्सीन रोगजनकों के संपर्क में आने के बाद दी जाती है जबकि सीरम सबसे पहले दी जाती है। बिल्कुल नहीं, है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां पे ये दोनों की बात सेम हो गई, तो यहां पे उत्तर क्या होगा सर, ए होगा। वैक्सीन की वजह से कैसी इम्यूनिटी आती है, सक्रिय। सक्रिय का मतलब क्या होता है, जो मेरा बॉडी खुद बनाएगा। वैक्सीन में एंटीबॉडी हमारे खुद के शरीर में बनती है क्योंकि हमने क्या डाला, बाहर से रक्त जीवाणु डाला है। लेकिन सीरम में हम किसी और की एंटीबॉडी हमारे शरीर में डालते हैं, उसकी वजह से क्या होगा सर, निष्क्रिय इम्यूनिटी हमारी बॉडी में आती है। कैसी आती है, निष्क्रिय इम्यूनिटी आती है। और जब तक वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में, तब हमारा बॉडी बिल्कुल सही है। जिस दिन वो एंटीबॉडी चली गई, हमारा शरीर काम करना बंद कर जाएगा, मतलब हमारी प्रतिरक्षा तंत्र वापस क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो ये इनके बीच में प्रमुख अंतर है। नेक्स्ट सवाल, अब यहां पे पूछा गया है कि सर इम्यूनोग्लोबुलिन एंटी सीरम देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब होता है सर आईजी, है ना। आईजी का मतलब क्या होता है सर, एंटीबॉडी, है ना। आपके शरीर में एंटीबॉडी होती है या नहीं होती सर, होती है। बिल्कुल, मैंने अभी 5 तरीके की बताई, आईजीजी बताई, आईजीए बताई, आईजीएम बताई, आईजीई बताई और आईजीडी बताई। इन सब का काम क्या होता है सर, ये हमारी बॉडी में
कोई भी जीवाणु आता है तो उससे हैंड टू हैंड लड़ने का काम करता है और उसे मारने का काम करता है, मतलब हमें संक्रमण से बचाता है। तो यहां देखो, श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाना नहीं, ये एंटीबॉडी का काम नहीं होता। हमारे विशिष्ट संक्रमण से तत्काल सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल सही है, हमेशा तत्काल सुरक्षा प्रदान करवाता है। शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं, ये तो खुद ही एंटीबॉडी है, तो ये तो हो नहीं सकता। और लक्षण प्रकट होने के बाद रोग ठीक करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर में जो भी जीवाणु, उसको फटाफट मार के हमारी बॉडी को संक्रमण रहित बनाना, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट सवाल, शरीर में विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है? अब यहां पे पूछा गया है कि शरीर में विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि सर सबसे पहली बात तो जो विटामिन ए होता है, उस विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है? सर हम उसे रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके शरीर में कभी भी विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से सर आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? आंखों में प्रॉब्लम होती है। क्या क्या होती है? एक तो होती है सर रतौंधी। एक तो क्या होती है सर? रतौंधी होती है। रतौंधी का मतलब सर हमें रात में नहीं दिखाई देता, रात में नहीं दिखाई देता, रात में दिखाई नहीं देगा अच्छी तरीके से, आपको रतौंधी हो जाएगी। उसके अलावा सर आपकी आंखें जो हो जाती है वो क्या हो जाती है सर? सूख जाती है, आंखों में सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस ऑफ आई, जिसे ड्राइनेस ऑफ आई के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन ए की कमी से आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहां पे पूछा गया है कि शरीर में विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? स्वस्थ दृष्टि बनाए रखता है। बिल्कुल सही, आंखों की दृष्टि बिल्कुल सही बनाए रखता है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन इसका नहीं है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन B12 करता है, विटामिन B12। घावों के उपचार में सर कोई विटामिन नहीं है। कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है विटामिन डी, विटामिन डी। तो यहां पे सबसे उत्तर बेस्ट कौन सा होगा सर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा यहां पे ना। तो मतलब अगर विटामिन पढ़ रहे हो तो विटामिन के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, कोलेजन के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? यहां पे किसकी बात की सर? कोलेजन की बात की। किसकी बात की सर? कोलेजन की बात की। कोलेजन एक तरीके का क्या होता है सर? प्रोटीन होता है। क्या होता है सर? प्रोटीन होता है, जो कि एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। अगर तुमसे कोई भी पूछे ना, अगर कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि सर एनिमल्स के अंदर पाया जाने वाला कौन सा सबसे साधारण प्रोटीन सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? कोलेजन होगा। ये तो डायरेक्ट भी लिखा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट है सर? कोलेजन, क्योंकि हर एक एनिमल के अंदर पाया जाता है। अब यहां पे पूछा गया है कि सर ये जो कोलेजन है, ये कोलेजन अगर मुझे मेरे शरीर में बनाना है तो बनाने के लिए कौन सा विटामिन मेरे सबसे ज्यादा काम आएगा? तो याद रखना उसके लिए होता है हमारे पास विटामिन सी। विटामिन सी जिसको हम क्या बोलते हैं सर? हम उसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और यही विटामिन सी किस में मदद करता है सर? हमारी बॉडी में कोलेजन नाम के प्रोटीन को बनाने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हो जाती है? यहां पे पूछा गया है कि सर विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सा हमारे पास ऐसा बीमारी होगा। अगर बीमारी के ऊपर क्वेश्चन आया तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सर जो विटामिन डी है उसका दूसरा नाम बता दो सर। उसका दूसरा नाम है कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल। अगर आपके शरीर में विटामिन डी है तो आपके शरीर में किसका अवशोषण होगा सर? उसके अंदर अवशोषण होगा किसका सर? कैल्शियम का अवशोषण होगा। किसका अवशोषण होगा? कैल्शियम का। या फिर किसका होगा सर? फास्फोरस का होगा। फास्फोरस का भी ये अवशोषण में क्या करता है? मदद करता है। अगर मेरे शरीर में विटामिन डी की क्या हो जाती है सर? कमी हो जाती है, तो मेरे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। किसका अवशोषण नहीं होगा? कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। जिसकी वजह से क्या होगा सर? उसकी वजह से मेरी जो हड्डियां है, वो हड्डियां है, उन हड्डियों को क्या नहीं मिलेगा सर? कैल्शियम नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा सर? कैल्शियम नहीं मिलेगा। मेरी हड्डियों को क्या नहीं मिलेगा? कैल्शियम नहीं मिलेगा, जिससे मेरी हड्डियां जो हो जाएगी मेरे पास कैसी हो जाएगी सर? कमजोर हो जाएगी। हड्डियां मेरी कैसी हो जाएगी सर? कमजोर हो जाएगी। और बहुत जल्दी वो क्या हो जाती है सर? टूट जाती है। और ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं सर? रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रिकेट्स बोलते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमारे शरीर में अगर कैल्शियम डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और हमारी जो हड्डियां है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? कमजोर, और वो टूटने लग जाती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल, रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? सबसे पहला यहां पे बोला गया है सर ब्लड क्लॉटिंग। किसके लिए बेटा? ब्लड क्लॉटिंग के लिए बोला गया है, मतलब सर रक्त का थक्का। रक्त का थक्का। देखो जब आपको चोट लग जाती है, जब आपको चोट लगती है तो चोट लगने पर क्या होता है सर? रक्त का स्त्राव होता है। क्या होता है? रक्त का स्त्राव होता है, मतलब रक्त क्या होता है? बहने लग जाता है। अब ज्यादा बह गया तो खून की कमी हो जाएगी आपके शरीर में। तो क्या होता है कि सर बाहर अगर चोट लगी है तो हम क्या कर देते हैं सर? उसके ऊपर तो पट्टी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा सर? वो रक्त रुक जाएगा। लेकिन अगर शरीर के अंदर चोट लगी तो कैसे रोकोगे उसको?
शरीर के अंदर अगर रक्त स्त्राव हो रहा है, शरीर के अंदर रक्त स्त्राव हो रहा है, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर अगर आपका रक्त स्त्राव हो रहा है तो उसको कैसे रोकोगे सर? एक इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन कौन से विटामिन का इंजेक्शन लगता है सर? विटामिन के का लगता है, विटामिन के का लगता है। और ये के क्या करेगा सर? क्लॉटिंग करता है। क्या करता है? क्लॉटिंग करता है। मतलब रक्त का क्या जमा देता है? थक्का जमा देता है। तो रक्त का थक्का किससे जमता है? जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिमाग में आ जाना चाहिए सर विटामिन के की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा उत्तर नंबर सी होगा, मतलब विटामिन सी इज द, विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। विटामिन के का दूसरा नाम क्या होता है सर? उसे फाइलो क्वीन भी बोलते हैं, उसे हम फाइलो क्वीन के नाम से भी जानते हैं। और ये विटामिन के हमारे पास आ गया। दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन। जब भी रख के थक्के के ऊपर क्वेश्चन आता है सीधा आंसर आ जाना चाहिए सर विटामिन के करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सर कौन सी विटामिन की कमी के सबसे अधिक रात में अंधता से जोड़ा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर रतौंधी। रतौंधी एक तरीके की क्या होती है सर? बीमारी होती है। रतौंधी एक तरीके की क्या होती है सर? बीमारी होती है। इसका मतलब सर रात में नहीं दिखाई देता, रात में नहीं दिखाई देता, बहुत कम दिखाई देता है, थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो इसका होने का रीजन क्या है कि आपके शरीर में किसकी कमी हो चुकी है? विटामिन ए की कमी हो चुकी है। तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन ए। देखो अभी आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन करवाए हैं और वो दोनों क्वेश्चन मतलब विटामिन से रिलेटेड ही है और दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। इसी तरीके से आपके जो ड्रेसर का एग्जाम होगा उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बस तैयार रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। यहां पे पूछा गया है कि सर निम्नलिखित में से सल्फोनामाइड दवाओं का मुख्य तंत्र क्या है? मतलब हमारे शरीर में जो सल्फोनामाइड्स होती है, जो दवा है जिसका नाम क्या है सर? सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड का मेन काम क्या होता है? तो एक चीज ध्यान रखना सर, हमारे शरीर में अगर कोई भी बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया का मतलब उसका क्या हो गया सर? जीवाणु की बात कर रहे हैं। अगर वो जीवाणु है तो वो जीवाणु हमारे शरीर में क्या करेगा? संक्रमण करेगा। क्या करेगा? संक्रमण करेगा। तो सर इससे बचने के लिए हम क्या लेते हैं सर? एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है सर? जीवाणु रोधी दवाएं। कौन सी दवाएं लेते हैं? जीवाणु रोधी दवाएं, जो हमारे जीवाणु को क्या कर देगी सर? मार देगी, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं हो पाएंगे, है ना? या तो जीवाणु रोधी होती है या जीवाणु नाशक होती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनको इन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं सर? उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हम कुछ दवाएं लेते हैं जिनका नाम होता है सल्फोनामाइड। क्या नाम होता है उनका? सल्फोनामाइड ड्रग्स। क्या नाम उस दवाइयों का? सल्फोनामाइड ड्रग्स, है ना? तो बार बार इन चीजों को रिपीट करोगे तब कहीं जाके फार्माकोलॉजी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तो सल्फोनामाइड ड्रग क्या करती है? इस बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं बनने देगी? फॉलिक एसिड। बैक्टीरिया के अंदर जो फॉलिक एसिड बन रहा है उसको क्या कर देगी? बंद कर देगी। जैसे फॉलिक एसिड नहीं बनेगा बैक्टीरिया क्या हो जाएगा सर? मर जाएगा। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा सर? मर जाएगा। तो सल्फोनामाइड बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं बनने देता सर? फॉलिक एसिड नहीं बनने देता, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? बैक्टीरिया की जल्दी डेथ हो जाती है, मर जाता है। और यहां पे आपसे उसका क्वेश्चन ही पूछा गया है कि सल्फोनामाइड दवाओं का मुख्य क्रिया तंत्र क्या है, कैसे काम करती है सर? ये क्या करेगी सर? बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड का संश्लेषण को रोकती है। बैक्टीरिया में क्या नहीं बनने देगी? फॉलिक एसिड नहीं बनने देगी। जैसे ही नहीं बनेगा फॉलिक एसिड, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और इस तरीके से हम बैक्टीरिया को क्या करता है? खत्म करता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि सर इनमें से हमारे पास कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है, कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जिसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोलते हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर वर्गीकृत करते हैं। तो याद रखना उसका नाम क्या होता है सर? उसका नाम होता है पेनिसिलिन। क्या नाम उसका? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? दुनिया का पहला एंटीबायोटिक, दुनिया का फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? साइंटिस्ट का नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और सर जो पेनिसिलिन है वो कहां से निकाला जाता है सर? एक फंगस से निकाला जाता है, एक कवक से निकाला जाता है। तो याद रखना उसको कवक से निकाला है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है। और किसने इसकी डिस्कवरी की थी सर? साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो कि बीटा लैक्टम क्लास के अंदर आता है। तो यहां पे जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा सर? आंसर नंबर ए होगा, जिसका क्या होगा सर? पेनिसिलिन होगा। नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या पूछा गया सर? देखिए, पेनिसिलिन प्रतिरोध की कौन सी विशेषता है? मतलब पेनिसिलिन क्या करता है ऐसा जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाता है या मर जाता है? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि पेनिसिलिन को अभी हमें थोड़ी देर पहले क्या किया था कि सर उसे बीटा लैक्टम कैटेगरी के अंदर डाला था। क्यों? क्योंकि सर वो पेनिसिलिन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम क्या होता है? बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है। तो याद रखना कि पेनिसिलिन क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेज एंजाइम बाय द बैक्टीरिया।
मतलब बैक्टीरिया द्वारा बीटा लैक्टमेज एंजाइम का उत्पादन करना, इसको क्या कर देता है सर, रोक देता है ना। मतलब एक चीज समझना, पेनिसिलिन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। अगर मैं इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से बात करूं, ध्यान से समझना, कुछ बच्चों को तो दिमाग में भी सेट भी नहीं हुआ होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं। अब मैं समझाऊंगा तब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। देखना, हमारे पास दवाई है पेनिसिलिन, ये क्या करती है सर, बैक्टीरिया को मारती है। किसको मारती है? बैक्टीरिया को। क्यों, किस तरीके से मारती है सर? ये पेनिसिलिन एक चीज बनाती है जिसका नाम है बीटा लैक्टम। क्या है? बीटा लैक्टम। और ये बीटा लैक्टम क्या कर देता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है, मतलब मार देता है। पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मारता है, कैसे? बीटा लैक्टम बना के फिर मारता है। लेकिन आजकल बैक्टीरिया होशियार हो गए, बैक्टीरिया ने दिमाग लगा दिया। बैक्टीरिया ने इतना ज्यादा दिमाग लगाया, बैक्टीरिया ने कहा ये मुझे मारने की ट्राई कर रहा है बीटा लैक्टम से। तो बैक्टीरिया ने बोला कोई बात नहीं भाई, मैं भी तेरे से आगे हूं 2 कदम। उसने बना लिया बीटा लैक्टमेज नाम का एंजाइम। कौन सा एंजाइम बनाया? बीटा लैक्टमेज एंजाइम बनाया। ये एंजाइम बना लिया बैक्टीरिया ने। अब बैक्टीरिया खुश हो रहा है कि बस भाई अब तो मैं ही हूं, जो हूं मैं हूं, अब करके दिखा जो करना चाहता है। तो पेनिसिलिन ने बोला देखते हैं। पेनिसिलिन ने रिलीज किया बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम आया बैक्टीरिया के पास, और बैक्टीरिया ने क्या किया? बीटा लैक्टमेज एंजाइम डाला। जैसे ही बीटा लैक्टमेज एंजाइम डाला, बैक्टीरिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बैक्टीरिया बच गया। मतलब बीटा लैक्टमेज तो एक आवरण बन गया, खोल बन गया उस बैक्टीरिया के चारों तरफ, ताकि बीटा लैक्टम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब पेनिसिलिन सोच रहा है यार मैं तो बैक्टीरिया को मारता था, ये मर ही नहीं रहा, अब क्या कर सकते हैं? इतने दिन तो ये बैक्टीरिया मर रहा था, लेकिन आज इसके पास कौन सी सुपर नेचुरल पावर आ चुकी है कि आज ये नहीं मर रहा। ऐसी क्षमता को हम बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। इसे क्या बोलते हैं सर? प्रतिरोधक क्षमता। तो इस बैक्टीरिया ने क्या किया? अपने शरीर में कुछ क्षमताएं पैदा की ताकि वो पेनिसिलिन से ना मरे, बच जाए। तो यहां पे क्वेश्चन पे यही तो आपसे पूछा गया है कि पेनिसिलिन प्रतिरोध की कौन सी विशेषता है। मतलब बैक्टीरिया ने ऐसा क्या किया कि वो पेनिसिलिन से नहीं मर रहा। तो बैक्टीरिया द्वारा क्या बनाया गया? बीटा लैक्टमेज एंजाइम का उत्पादन किया गया, जिसकी वजह से आज वो बैक्टीरिया पेनिसिलिन से नहीं मरता। तो सर किससे मरेगा? पेनिसिलिन से नहीं मरेगा तो बहुत सारे एंटीबायोटिक है, उससे मार लो यार। एक से नहीं मरा तो हमारे पास सुपर लाइन बहुत सारे, मतलब सुपर हीरो की लाइंस पड़ी, उससे मार लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा होपफुली। अब तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो गया होगा कि प्रवीण सर क्या कहना चाहता है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का कार्य तंत्र नहीं है। अगर मैं यहां पे अच्छी तरीके से बात करूं कि सर यहां पे कौन सा कार्य नहीं होता है, तो देखो देखो हमारे पास जितनी भी एंटीबायोटिक होती है वो क्या करती है सर? वो 3 से 4 काम करती है। मैं 3 बता देता हूं। सबसे पहला सर, वो एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति नहीं बनने देगी। कोशिका भित्ति फॉर्मेशन को रोकती है। कोशिका भित्ति नहीं बनने देती, उसके फॉर्मेशन को क्या कर देगी सर? रोक देगी, बनने नहीं देगी, बोलेगी बननी नहीं चाहिए। दूसरा सर, वो कोशिका झिल्ली भी नहीं बनने देती। क्या नहीं बनने देती सर? कोशिका झिल्ली भी नहीं बनने देगी। उसको भी क्या कर देगी सर? रोक देगी। यहां पे भी रोक देगी। या फिर वो क्या करेगी सब प्रोटीन, बैक्टीरिया का प्रोटीन या आरएनए भी नहीं बनने देती है, उसको भी रोक देगी। तो कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी जीवाणु को मारती तो 3 तरीके से, या तो उस जीवाणु की कोशिका भित्ति नहीं बनने देगी, या उसकी झिल्ली नहीं बनने देगी, या फिर उसका प्रोटीन या आरएनए नहीं बनने देगा। अगर तीनों काम रोक दिए तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर एंटीबायोटिक हमारे शरीर में किस तरीके से काम करती है, उसका कार्यतंत्र क्या नहीं है, यह पूछा है। तो बैक्टीरिया को कोशिका दीवार संश्लेषण से रोकना, भाई ये तो उसका कार्य है। इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस, फॉलिक एसिड का संश्लेषण रोकना, ये भी उसका कार्य है। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सल्फोनामाइड्स इसी तरीके से काम करती है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया के आरएनए के संश्लेषण को रोकना, यस बिल्कुल ये भी करती है। मेजबान कोशिका के डीएनए को रोकना, नहीं मेजबान के नहीं, बैक्टीरिया के डीएनए को रोकेंगे तब ठीक है, पर मेजबान के डीएनए को रोक के क्या करेगा? अब मुझे बताओ, बैक्टीरिया मेरे शरीर में है, एंटीबायोटिक मैंने खाई है, और एंटीबायोटिक मेरे ही डीएनए को रोक रही है बनने से, मतलब मेरे खिलाफ ही गुस्ताखी। हाँ, इतनी हिम्मत उस एंटीबायोटिक की, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा दी। भाई डीएनए मेरा है, वो मुझे नहीं मारना, बैक्टीरिया को मारना है, और एंटीबायोटिक मेरे शरीर में आकर बैक्टीरिया के डीएनए को रोक, भाई मेरे डीएनए को मत रोक। यहां पे मेजबान मैं हूं, होस्ट मैं हूं, तो वो क्या कर रही है? एंटीबायोटिक मेरे शरीर में आके मेरे डीएनए को रोक रही है बनने से।
तो इस तरीके से काम थोड़ी होगा। यही तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सर, ये उसका कार्य नहीं होता, ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के ऊपर अटैक करेगा, मेरे ऊपर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक मूत्र मार्ग संक्रमण यूटीआई के लिए अक्सर पहली पसंद के इलाज के रूप में किया जाता है। देखो मूत्र मार्ग में इंफेक्शन बहुत जनों को होता है, जिससे बहुत जल्दी यूरिन आता है ना, पेशाब बहुत ज्यादा लगता है। तो ऐसे इन्फेक्शन से अगर बचना है तो सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है सर, नाइट्रोप्यूरेंटाइन यूज किया जाता है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाइट्रोप्यूरेंटाइन का उपयोग कहां किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है तो उसको हटाने के लिए यहां पे किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दवा प्रशासन का सबसे तेज मार्ग है। मतलब अगर मैं कोई दवा ले रहा हूं तो वो दवा बहुत जल्द से जल्द क्या हो जानी चाहिए सर, अवशोषित हो जानी चाहिए। और वो अवशोषित कब होगी, जब वो दवा कहां पहुंच जाएगी, मेरे रक्त के अंदर पहुंच जाएगी, ताकि सर उसका प्रभाव भी क्या है सर, उसका प्रभाव भी बहुत तेज आए, उसका प्रभाव भी बहुत जल्दी और फास्ट आए, तो इसीलिए उसका अवशोषण जल्दी होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास कौन सा वो मार्ग है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो वो मार्ग हमारे पास है इंट्रावीनस। अगर वो आईवी के थ्रू मेरे शरीर में जाएगी, डायरेक्ट मेरे शरीर में चली गई है, तो इसका मतलब वो सीधा रक्त में जाएगी, अवशोषित जल्दी होगी, अवशोषित होने के बाद हमारे शरीर में उसका प्रभाव भी बहुत फास्ट आएगा, जल्दी आएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पे क्या होगा सर, उत्तर नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दवा प्रशासन का मार्ग पूरी तरह से पाचन तंत्र को दरकिनार करता है। दरकिनार का मतलब क्या होता है सर, बाईपास करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे शरीर में कौन सा ऐसा रूट है जिसमें पाचन का कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है। देखो पाचन का काम कब आता है, जब मैं कोई चीज खाऊं, खाने के बाद वो पेट में जाए, पेट में जाने के बाद फिर उसका पाचन होगा ना। तो पेट में जाने वाली चीजों का क्या होता है सर, पाचन होता है। बाकी किसी चीज का पाचन होगा क्या सर, नहीं होगा। तो इसमें से कौन सी दवा प्रशासन का मार्ग पूरी तरह से पाचन तंत्र को दरकिनार करता है, पूरी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से। भाई दूसरे और भी है, बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन यहां देखो मौखिक तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं कोई दवाई मुख के द्वारा ले रहा हूं तो उसका तो पाचन होगा। सब कुटेनियस का मतलब अगर मेरे शरीर के अंदर यहां पे जा रही है, सब कुटेनियस में जा रही है, तो उसका भी पाचन होगा एक तरीके से, है ना। क्यों, क्योंकि सर वहां पे पाचन आएगा, बाईपास आएगा। लेकिन अगर मैं सीधी दवा कहां ले रहा हूं, मेरे रक्त के अंदर ले रहा हूं, तो वहां पे उसका पाचन नहीं होगा। तो इसलिए यहां पे उत्तर क्या होगा सर, सी होगा। बिल्कुल इसका बाईपास नहीं होगा, कोई भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस मामले में सबलिंगुअल दवा प्रशासन को प्राथमिकता दी जाती है। अब यहां पे बात कर रहे हैं सर सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है सर, देखो अगर कोई भी, पहली बात तो सबलिंगुअल क्या होता है सर, जबान के नीचे, यहाँ टंग के नीचे जो दवाई दी जाती है उसे बोलते हैं सबलिंगुअल। ऐसा कब किया जाता है कि जब किसी के शरीर के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट दर्द कर रहा है, चेस्ट दर्द कर रहा है, तो उन लोगों को एक छोटी सी गोली दी जाती है कि जब भी दर्द करे जबान के नीचे रख देना। क्यों रखी जाती है सर वहाँ पे, ताकि वो धीरे धीरे रिलीज हो, धीरे धीरे निकले और उस पेशेंट को थोड़ी सी राहत मिले, है ना सर। पर यहाँ पे सबलिंगुअल का यूज़ क्यों किया जाता है, तो याद रखना सबलिंगुअल जो भी दवाई होती है वो हम खा नहीं रहे, हम खा नहीं रहे तो उसका पाचन नहीं होगा। मतलब वो पहला बाईपास जो होगा ना, वहां से बचने के लिए, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म से बचने के लिए हम क्या करते हैं सर, उसको देते हैं। तो टू अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब उसका जो पाचन है या उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं सर, उसको हम सबलिंगुअल मतलब जबान के नीचे रख के दी जाती है। ये दवाई उसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रामस्कुलर दवा प्रशासन के मार्ग का एक लाभ है। इंट्रामस्कुलर का मतलब क्या होता है सर, उसको मसल के अंदर दी जाती है। मसल मतलब जो हमारी मसल्स होती है, पीछे हिप के पास मसल है ना, ज्यादातर पीछे की तरफ ही लगता है इंजेक्शन, जिसे बोलते हैं मस्कुलर, है ना। तो वहां पे दवाई देने का सबसे मुख्य कार्य क्या, कारण क्या है, एक चीज ये देखिएगा। अगर मैं ये बात करूं सर कि सर हमारे पास ऐसी दवाएं जो मौखिक रूप से अवशोषित नहीं होती, मतलब जो मुख द्वारा दे और इतना अवशोषण ना हो उनका, तब कहीं जाके हम क्या करते हैं सर, हिप के द्वारा क्या देते हैं, उसको दवाई देते हैं। देखो अगर कोई दवाई आप ले रहे हो, वो मुख द्वारा ले रहे हो, तो वो आसानी से क्या हो जाएगी सर, अवशोषित हो जाएगी। अवशोषित होकर सीधा अपने रिसेप्टर पे जाएगी, वहां जाके काम करेगी और अपना प्रभाव दिखाएगी। लेकिन अगर कोई दवा मुख द्वारा ले रहे हो और वो अवशोषित नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, उसे या तो आईवी इंजेक्शन में देंगे या आईएम इंजेक्शन में देंगे। इंजेक्शन देंगे ताकि वो डायरेक्ट कहां चली जाए, रक्त में, और उसका प्रभाव बहुत जल्दी दिखने लग जाए। तो यहां पे देखो सबसे पहला, यह दवाओं को धीरे धीरे अवशोषित होने में मदद करता है क्या, नहीं, इंजेक्शन लग रहा है। इंजेक्शन में तो धीरे धीरे अवशोषण होता ही नहीं है, फास्ट अवशोषण होता है। उसके अलावा यह उन दवाओं के लिए उपयुक्त है जो मौखिक रूप से खराब अवशोषित होती है। बिल्कुल मुख द्वारा जो सही से अवशोषित नहीं होती उनको हम मस्कुलर के फॉर्म में देते हैं। यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। यह तत्काल प्रभाव प्रदान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। पर आईवी होता तो और भी जल्दी करता, पर ये तो आईएम है तो इतना जल्दी तत्काल नहीं होगा। यह यकृत मेटाबॉलिज्म को दरकिनार करता है, बिल्कुल नहीं करता। यकृत में तो सारी दवाइयों का मेटाबॉलाइज होगा।
हर एक दवाई का पाचन कहां पे होगा? यकृत में होगा, चाहे कोई भी दवाई हो। ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि सर किसी दवाई का यकृत के अंदर पाचन नहीं हो रहा, सबका यकृत के अंदर क्या होता है? पाचन होता है, अच्छी तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट दवाई, इनहेलेशन प्रशासन का सबसे सामान्य रूप में किस प्रकार की दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? अब यहां पे पूछा है कि सर इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? सर इनहेलेशन का मतलब होता है ऐसी दवाई जो हम कैसे लेते हैं? नाक द्वारा लेते हैं या नासिका द्वारा ली जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से बताएं सर ऐसी दवाई कब लेते हैं? जब हमें श्वसन की कोई प्रॉब्लम हो, सांस लेने की कोई प्रॉब्लम हो, श्वसन में कोई क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब हमें क्या हो रखा है सर? या तो अस्थमा हो रखा है, अस्थमा जैसी अगर कोई बीमारी हो रखी है, उस टाइम पे हम ऐसी दवाइयां लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हमें श्वसन रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी बीमारी होगी, तब कहीं जाके हम क्या करेंगे? इनहेलेशन, सांस के द्वारा कोई दवाई लेंगे। तो क्या एंटीबायोटिक ऐसे ली जाती है क्या? बिल्कुल नहीं। एंटीपायरेटिक ली जाती है? नहीं। एंटीपायरेटिक का मतलब ऐसी दवाई जो बुखार को कम करे, बुखार को कम करने वाली दवाइयों को क्या बोलते हैं सर? हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। एनाल्जेसिक जो हमारे पास कैसी होती है सर? पेन किलर, मतलब जो दर्द निवारक होती है, उनको हम बोलते हैं सर एनाल्जेसिक। तो इनको हम इस तरीके से नहीं लेते, हम लेते हैं एनेस्थेटिक्स या ब्रोंकोडायलेटर, जो हमारे अस्थमा जैसी बीमारियों को ठीक करते हैं, उनको हम नासिका द्वारा या फिर इनहेलेशन द्वारा यहां पर ली जाती है। नेक्स्ट दवाई, निम्नलिखित में से कौन सा दवा नेफ्रोटॉक्सिसिटी का कारण बन सकता है? सर यहां पे सबसे पहले बताओ नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या होती है? हमारे किडनी के अंदर, किडनी जिसे गुर्दे भी बोला जाता है, उसके अंदर सर क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन है ना, वृक्क के अंदर क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है, जो कि एक छोटी सी कोशिका होती है। अब यहां पे नेफ्रॉन के अंदर कभी कभी क्या हो जाती है सर? टॉक्सिसिटी। आपको पता है बेटा कि हमारे शरीर में जितना भी रक्त होता है, उस रक्त को फिल्टर करने का काम किसका होता है सर? किडनी का होता है। पर किडनी में भी वो काम कौन करता है सर? नेफ्रॉन करता है। मतलब रक्त को पूरा छानने का काम कौन करता है सर? छानने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। और हमारे रक्त में अगर कोई दवाई है और वो दवाई आ रही है नेफ्रॉन के पास, तो नेफ्रॉन उसे भी छानेगा। तो कितना छानेगा बेचारा? छानेगा छानेगा छानेगा। तो नेफ्रॉन के अंदर धीरे 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 क्या हो जाती है? विषाक्तता हो जाती है, विषाक्तता हो जाती है। तो यहां पे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा लेने की वजह से नेफ्रॉन में विषाक्तता हो जाएगी आपके? ऐसी कौन सी दवाई है? तो याद रखना उसका नाम है जेंटामाइसिन। अगर जेंटामाइसिन आप हद से ज्यादा लेते हो, बहुत ही ज्यादा मात्रा में लेते हो और बहुत ही अधिक दिन लेते हो, तो इसकी वजह से आपके शरीर में जो नेफ्रॉन है उसमें क्या होने लग जाएगी? विषाक्तता होने लग जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दवा प्रेरित हिपेटोटॉक्सिसिटी का सबसे सामान्य लक्षण है? अब यहां पे पूछा हिपेटो। अगर मैं हिपेटो की बात करूं सर, हिपेटो का लिंक किसके साथ होता है? हिपेटो का लिंक होता है लीवर के साथ। और लीवर का काम क्या होता है सर? हमारी दवाई का क्या करना? पाचन करना, मतलब उसका क्या कर देना? मेटाबोलाइज कर देना। ठीक है, तो लीवर को हम क्या बोल सकते हैं सर? यकृत बोल सकते हैं। तो ये सारी की सारी दवाइयों का क्या करता है? पाचन करता है। मतलब दवाइयों को बॉडी से बाहर निकालना, उसके बेकार की चीजों को शरीर से बाहर निकालने का काम किसका होता है? यकृत का होता है। तो अगर कोई दवाई हम ज्यादा ले रहे हैं जिसकी वजह से यकृत पे क्या होगा सर? विषाक्तता आएगी। क्या आएगी? विषाक्तता आएगी। मतलब उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर क्या आएगी? टॉक्सिसिटी आएगी। तो हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा दवा प्रेरित हिपेटोटॉक्सिसिटी का सबसे सामान्य लक्षण है ना? कौन सा सबसे सामान्य लक्षण? अगर आपका हिपेटोटॉक्सिसिटी हो चुका है, मतलब का आपका जो लीवर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा क्योंकि आपने बहुत सारी दवाइयां ली है, तो सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा? पीलिया, जॉन्डिस। अगर आपका लीवर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आपको क्या होगा सर? पीलिया होगा, मतलब जॉन्डिस होगा। ये सबसे ज्यादा और सबसे आम है, सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट सवाल, एक दवा की क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी निम्नलिखित में से किस से सबसे सामान्य रूप से देखी जा सकती है? अगर हमारे पास किसी की भी टॉक्सिसिटी चेक करनी है कि सर कितनी उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, उस दवा की विषाक्तता कैसे जानी जा सकती है, तो किस तरीके से पता किया जा सकता है? तो याद रखना कि हम उस ड्रग का क्या दे सकते हैं सर? जीवन अवधि कितनी है, उस दवा की जीवन अवधि कितनी है। एक दवा जिसकी आधी जीवन काल लंबी हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो दवा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा दिन रह रही है। वो दवा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा दिन रह रही है। बहुत ज्यादा दिन क्या रह रही है? हमारे शरीर में रह रही है, मतलब वो हमारे शरीर से निकल नहीं रही है, वो हमारे शरीर के अंदर पड़ी हुई है। तो ऑब्वियस बात है, अगर वो दवा हमारे शरीर के अंदर पड़ी हुई है तो वो धीरे 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 क्या करेगी? हमारे शरीर में विषाक्तता लाएगी। तो किसी भी दवा की अगर विषाक्तता के बारे में स्टडी करनी है तो कैसे करोगे? उस दवा की आधी जीवन अवधि काल क्या होनी चाहिए सर? लंबी होनी चाहिए, वो हमारे शरीर में पड़ी रहनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल, यहां पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दवाओं के प्रति एंडियोसेक्रेटिक रिएक्शन के बारे में, एडियोसेक्रेटिक रिएक्शन के बारे में सही है? अब यहां पे आइडियोसेक्रेटिक रिएक्शंस के बारे में बात की जा रही है।
सर आइडियोसेक्रेटिक रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पे होती क्या है सर, ये हमारे पास ऐसी रिएक्शंस होती है, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। आजकल के बच्चे जो बिल्कुल रेत में नहीं खेलते, धूल में नहीं खेलते, बाहर नहीं खेलते, हम तो दिन भर पड़े रहते थे, लेकिन वो बच्चे नहीं खेलते, नहीं खेलते तो क्या होगा, एकदम से उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चे हैं। उसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आइडियोसिंक्रेटिक होता है। आइडियोसिंक्रेटिक का मतलब बहुत जल्दी उनको क्या हो जाता है सर, संक्रमण हो जाता है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, मतलब दवा से भी उनको एलर्जी है, दवा से भी उनको क्या होती है, एलर्जी होती है। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं सर, इडियोसिंक्रेटिक बोलते हैं। तो इनमें से याद रखना कि सर ऐसे लोग जो क्या होते हैं सर, ये दुर्लभ होते हैं और संवेदनशील व्यक्तियों में अप्रत्याशित रूप से होते हैं ना। जो लोग संवेदनशील है, जिनको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी है, उनको ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत ही दुर्लभ लोगों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल यहां पूछा गया है कि सर टेरेटोजेनिसिटी एक दवा की क्षमता को संदर्भित करती है कि वहां हमारे पास टेरेटोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है कि सर जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल की प्रेगनेंटी के टाइम पे उसका जो बच्चा होता है, वो बच्चा उसके भ्रूण की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं सर, उसकी प्रेगनेंसी के अंदर जो उसका भ्रूण है, वो भ्रूण कैसा होगा सर, उस भ्रूण में कोई ना कोई बीमारी होगी, क्या होगी, कोई ना कोई बीमारी होगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं सर, उसी को बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी, है ना। जब कोई मदर प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे में अगर कोई भी बीमारी है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, टेरेटोजेनिसिटी बोलते हैं। मतलब उसका बच्चा सही नहीं हुआ, उसके बच्चे में कोई चीज की कमी आ चुकी है, या उसके बच्चे में कोई बीमारी है, तो दैट इज कॉल्ड एज टेरेटोजेनिसिटी। और ऐसा कब होता है सर, अगर कोई दवाई बहुत ज्यादा ले रही है, बहुत ज्यादा दवाई लेने की वजह से ऐसा होता है ना। तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में असामान्यताएं उत्पादन करती है। तो टेरेटोजेनिसिटी एक दवा की क्षमता है जिससे संबंधित है कि वहां भ्रूण को बहुत ही ज्यादा क्या करता है, तकलीफ देता है, उसमें किसी ना किसी चीज की क्या होती है सर, कमी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सर, करेक्ट आंसर होगा। ये चीज ध्यान रखना बेटा, जहां पे भी टेरेटोजेनिसिटी वर्ड आ जाता है, इसका मतलब बच्चा जो होगा वो सही नहीं हो पाएगा, और बहुत ज्यादा दवाई लेने की वजह से ऐसी कमजोरी उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट यहां पे पूछा गया कि सर निम्नलिखित में से कौन सा फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में वर्णन करता है। तो जब भी फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में बात करेगा तो याद रखना कि शरीर दवा के साथ क्या करता है, शरीर दवा के साथ क्या करता है। तो क्या करता है, सबसे पहला उसका क्या होगा, अवशोषण, अवशोषण के बाद क्या होगा सर, उसका वितरण, वितरण के बाद उसका क्या होगा सर, एक तरीके से उसका हो जाएगा सर मेटाबॉलिज्म, मतलब उपापचय, उपापचय के बाद उसका क्या होगा सर, उत्सर्जन हो जाएगा। ये सारी चीजें हमारा शरीर करता है, किसके साथ, दवा के साथ। तो दवा का अवशोषण, वितरण, मेटाबॉलिज्म और उत्सर्जन। तो यहाँ पे उत्तर नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, और यहां से सवाल पूछे जाने के चांसेस भी क्या रहेंगे सर, ज्यादा रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार घुमा के तुमसे पूछा जाएगा, और हर बार इसका आंसर यही होगा कि सर फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमेशा हम क्या पढ़ते हैं सर, हम किसी भी दवा का अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दवा की क्रिया की चयनशीलता से संबंधित करता है। सर यहाँ पे दवा की क्रियाशीलता की बात करता है, किसकी बात करता है, दवा की चयनशीलता ना, चयनशीलता मतलब आप किसी दवा का उपयोग कर रहे हो या तो दवा का क्या कर रहे हो सर, चयन कर रहे हो, है ना। तो वो दवा का चयन कैसे करते हो, देखो आपके पास एक एग्जाम्पल है, आपका एक छोटा भाई है, उस भाई को क्या आ रखा है सर, बुखार आ रखा है, क्या आ रखा है, बुखार आ रखा है। मैंने बोला कि आपके पास एक दवाई है पैरासीटामोल, आपके पास एक दवाई है एस्प्रिन, आपके पास एक दवाई है डाइक्लोफिनेक, आपके पास एक दवाई है मेटफॉर्मिन। ये चारों दवाइयों के नाम है, आप बताओ आप अपने भाई को क्या दोगे। तो ज्यादातर बच्चों का आंसर आएगा सर मैं तो पैरासीटामोल दूंगा, पैरासीटामोल दूंगा, पैरासीटामोल दूंगा। क्यों? क्योंकि सर वो बुखार को ठीक करता है। तो आपने इन चारों में से किसी एक को चयन किया या नहीं किया सर, कया कैसे किया सर, उसका यूज देखकर, क्या देखकर, उसका यूज देखकर। सर इसका स्पेशल यूज है कि ये बुखार को क्या करती है, कम करती है। तो जब भी किसी दवा की चयनशीलता से संबंधित बात आएगी तो मतलब उसकी विशिष्टता की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, विशिष्टता की बात। सर ये इसकी विशिष्टता है कि सर ये बुखार को क्या कर देती है, कम कर देती है, और मैं अपने भाई को बुखार कम करवाना चाहता हूं, मैं उसको क्या दूंगा सर, पैरासीटामोल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक दवा का थेरेपेटिक इंडेक्स को इस अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि सर किसी भी दवा का थेरेपेटिक इंडेक्स को कैसे देखा जा सकता है। हमारे पास एक होती है LD50, LD50 का मतलब होता है जहां पे 50% लोग मर जाए, 50% लोग क्या हो जाए, किल हो जाए, मर जाए। दवा की एक ऐसी डोज, दवा की एक ऐसी मात्रा जो किसी को भी दे तो 50% लोग वहां पे क्या हो जाने चाहिए सर, मर जाने चाहिए, उसे बोलते हैं LD50। एक होता है सर ED50, ED50 का मतलब होता है सर दवा की एक ऐसी मात्रा
जिसमें 50% लोग क्या हो जाए सर, ठीक हो जाए, 50% लोग क्या हो जाए सर, ठीक हो जाए। तो हमारे पास सर इसका जब भी निकाला जाता है सर, ये कैसे निकाला जाता है, हम थेरापेटिक इंडेक्स से इसको निकालते हैं। तो घातक खुराक जो होती है, लिथल डोज टू इफेक्टिव डोज, है ना, घातक खुराक से प्रभावी खुराक तक निकालने को हम क्या बोलते हैं सर, उसको परिभाषित किया जाता है। मतलब उसकी घातक खुराक कौन सी है और उसकी प्रभावशाली खुराक कौन सी है, इस पूरे को हम बोलते हैं थेरापेटिक इंडेक्स। तो थेरापेटिक इंडेक्स में इसी चीज को निकाला जाता है कि किस दवा की घातक इफेक्ट कौन सी है और उसका इफेक्टिव इफेक्ट कौन सा है, मतलब डोज कौन सी। इन दोनों डोज के बारे में मैंने आपको यहां पे बता दिया। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दवा को शक्ति का वर्णन करता है। शक्ति का मतलब क्या सर, उसका प्रभाव। शक्ति का मतलब होता है यहाँ पे सर उसका प्रभाव के बारे में बता रहा है कि सर यहाँ पे कौन सा है जो प्रभाव के बारे में बताता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि सर कोई दवा मैं ले रहा हूं, उस दवा की मात्रा निश्चित है, हाँ सर मात्रा निश्चित है, या तो होगा 500 या होगा 600, जो भी है, तो उस पर वो अपना क्या दिखा देनी चाहिए सर, प्रभाव दिखा देनी चाहिए। तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ सर वो दवा तो शक्तिशाली है, अच्छी दवा है, काम की दवा है, मैंने इतनी ली उतने में मेरा बुखार क्या हो गया सर, ठीक हो गया। तो किसी भी दवा का शक्ति का वर्णन कैसे कर सकता है सर, वो एक दी गई प्रभाव उत्पन्न करने की आवश्यकता दवा की मात्रा, है ना। मतलब जो प्रभाव हमें चाहिए, वो प्रभाव आने के लिए जितनी मात्रा देनी चाहिए दवाई की, उसी को क्या बोला जाता है सर, उसी को हम बोलते हैं सर दवा की शक्ति। तो यहां पे उत्तर क्या होगा सर, ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दवा क्रिया उलटने योग्य प्रकार की होती है। क्रिया उलटने का मतलब क्या होता है कि सर कोई दवा बुखार ठीक कर रही है, अब उस बुखार को क्या नहीं करना सर, ठीक नहीं करना। देखो मेरे पास एक दवा है, वो दवा काम कब करती है, जब अपने रिसेप्टर पे बाइंड होती है। किस पे बाइंड होती है, रिसेप्टर पे। जैसे कि ये दवा है, ये दवा, ये सर उसका रिसेप्टर है, ये उसका रिसेप्टर है, ये सर मेडिसिन दवा है। ये आपस में जब बाइंड होंगे इस तरीके से दिखेंगे, ये इस तरीके से, ये रिसेप्टर, ये दवा मेडिसिन, तब कहीं जाके हमारे शरीर पे क्या आएगा सर, प्रभाव आएगा। तो कोई भी दवा रिसेप्टर के साथ जुड़कर अपना क्या दिखा देती है सर, प्रभाव दिखा देती है। अब यहां पे पूछा कि दवा को उलटने योग्य, उलटने का मतलब मुझे प्रभाव नहीं चाहिए। तो सर इस दवा के साथ, इस दवा के स्थान पर, इस दवा के स्थान पर या तो यहां पे कोई दूसरा चीज जुड़ जाए, यहां पे रिसेप्टर पे कोई दूसरी चीज कौन जुड़ेगी सर, वो किसके जैसी होनी चाहिए सर, वो बिल्कुल होनी चाहिए हमारे पास इसके दवा के जैसा, बिल्कुल ये देखो इसके जैसा ही है। ये क्या हो जाए सर, यहां पे जुड़ जाएगा। तो यहां पे जैसे ही ये जुड़ेगा, तो क्या यहां पे दवा जुड़ी है क्या, नहीं सर दवा नहीं जुड़ी है, दवा के स्थान पे कुछ और चीज जुड़ गई। ये आपका रिसेप्टर और दवा के स्थान पे कुछ और चीज जुड़ गई, क्या कोई प्रभाव आएगा क्या सर, नहीं आएगा। तो हमारे शरीर में किसी भी दवा का प्रभाव कब आता है, जब वो दवा किसके साथ जुड़े, अपने रिसेप्टर के साथ जुड़े। जब दोनों आपस में बाइंड होंगे ना, तब कहीं जाके हमारे शरीर में क्या आएगा, उस दवा का प्रभाव आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर मुझे उस दवा का प्रभाव उल्टा करना है, मतलब वो दवा का प्रभाव मुझे चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा सर, वहां पे दवा की जगह क्या जोड़ दूंगा, कुछ और चीज जोड़ दूंगा उस रिसेप्टर के साथ। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, या इसको मैं एंटागोनिस्ट भी बोल सकता हूं, इसको मैं एंजाइम इनहिबिटर भी बोल सकता हूं, इसे रिसेप्टर बाइंडिंग भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या है मेरे पास करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो कोई दूसरी चीज जुड़ रही, जो मेडिसिन नहीं है, दवा नहीं है, उसे मैं एंटागोनिस्ट भी बोल सकता हूं, उसे मैं एंजाइम भी बोल सकता हूं, एंजाइमेटिक इनहिबिशन, या फिर उसे रिसेप्टर बाइंडिंग भी बोल सकता हूं, सारे के सारे नाम इसको बोला जा सकता है। नेक्स्ट सवाल यहां पूछा गया है, सर निम्नलिखित में से कौन सा शल्य क्रिया उपकरण मुख्य रूप से उत्तक को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर मुझे कभी भी उत्तक को काटना होगा, मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, ऑपरेशन करते वक्त मुझे क्या करना है, किसी उत्तक को कट करना है, तो उत्तक को कट करने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा काम में ली जाती है सर, स्कैल्पेल सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। नीडल होल्डर, सुई धारक हमेशा क्या लगाने के लिए काम आएगा सर, टांके लगाने के लिए काम आता है। फोर्सेप किसी को पकड़ने के लिए काम आता है, किसी भी टिश्यू को या उसको पकड़ना उत्तक को, तब फोर्सेप काम आएगा। और कैंची तो किसी चीज को क्या करना है सर, काटना है। क्या करना है, काटना है। लेकिन उत्तकों को काटने के लिए कैंची काम में नहीं लोगे, उत्तकों को काटने के लिए क्या काम में लिया जाता है सर, स्कैल्पेल काम में लिया जाता है, ठीक है। स्किन को काटना है, कुछ और चीज को काटना है, तब हम वहां पे क्या लेंगे सर, कैंची काम में लेंगे। नेक्स्ट, शल्य प्रक्रिया में किस उपकरण का सामान्यतः उपयोग उत्तकों को पीछे धकेलने या खींचने के लिए किया जाता है, ताकि ऑपरेटिंग क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। अब आप ऑपरेशन कर रहे हो, आप एक डॉक्टर हैं
ऑपरेशन करते वक्त आपको पता चला कि सर मुझे जो चीज को देखना है वो तो बहुत नीचे है, बीच में उत्तक आ रहा है, तो उस उत्तक को मैं पकड़ के क्या करूंगा, अलग करूंगा, ताकि मैं नीचे आराम से देख सकूं कि मुझे क्या ठीक करना है। तो उत्तकों को अलग करने के लिए या फिर उनको सही तरीके से साइड में करने के लिए मैं क्या चीज यूज करूंगा सर, रिट्रैक्टर नाम की एक उपकरण को काम में लिया जाता है, जिससे मैं क्या कर सकता हूं सर, उत्तकों को साइड में कर सकता हूं, ताकि मुझे जहां ऑपरेशन करना है वो जगह अच्छी तरीके से दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से माइक्रो सर्जरी में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है जहां सटीकता और न्यूनतम उत्तक क्षति महत्वपूर्ण है। मतलब यहां पे हमने क्या यूज किया सर, माइक्रो सर्जरी। माइक्रो सर्जरी सर नाम से ही पता चल रहा होगा कि सर बहुत ही छोटे छोटे उपकरण वहां पे काम में लिए जाते हैं, ताकि हम आसानी से उत्तकों को कट कर सके, उत्तकों को हटा सके, या फिर उत्तकों को हम ठीक कर सके, रिपेयर कर सके। तो सिंपल सी चीज है, जहां पे उत्तकों की सती बहुत कम होती है तो हम यहाँ पे माइक्रो कैंची जैसी उपकरण को काम में लेते हैं, ताकि आसानी से क्या किया जा सके सर, हम उनका उपयोग ले सके। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विधि शल्य चिकित्सा उपकरण को स्टरलाइजन करने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाती है। सबसे पहला अगर यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर स्टरलाइज का मतलब क्या होता है, सर उसे क्या बनाना, जीवाणु रहित बनाना। क्या बनाना, जीवाणु रहित बनाना। ठीक है, मतलब उस पर कोई भी जीवाणु नहीं होना चाहिए, उस उपकरण पे कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, उसे बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। उसे क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेविंग। एक ये मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या देते हैं सर, स्टीम देते हैं। क्या देता है, स्टीम। स्टीम की वजह से हम क्या कर देते हैं, उसे स्टेराइल कर देते हैं, उसे जीवाणु रहित बना देते हैं। यहां पे सर तापमान कितना होता है, 100 डिग्री 121 डिग्री सेल्सियस। टाइम कितना लगता है, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। और सर प्रेशर कितना लगता है सर, 15 पास्कल, पीएसआई 15 पास्कल का यहाँ पे क्या लगेगा सर, प्रेशर लगेगा। तो सर कौन सा उपकरण है जिसकी वजह से, सॉरी कौन सी मेथड है जिसकी वजह से हम हमारे उपकरणों को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा सर, ऑटोक्लेविंग है ना। ऑटोक्लेविंग एक ऐसा उपकरण है, मतलब एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम हमारे ऑपरेशन में काम आने वाले जितने भी उपकरण है सबको क्या कर सकते हैं सर, स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। और इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है भाई, कितना तापमान रखना है, कितना प्रेशर रखना है, कितने टाइम तक करना है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बता दी है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक स्टरीकरण विधि सामान्यतः गर्मी संवेदनशील चिकित्सा उपकरणों के लिए उपयोग की जाती है। ऐसे उपकरण जिनको गर्मी से परेशानी है, जिनको गर्मी से क्या है सर, परेशानी है, ऐसे उपकरण जो ज्यादा गर्म करने की वजह से क्या हो जाता है सर, खराब हो जाता है। तो उन उपकरणों को अगर मुझे साफ करना है, उन उपकरणों को मुझे जीवाणु रहित बनाना है, तो मैं कौन सी चीज यहाँ पे काम में लूंगा, कौन सा मैं यहाँ पे क्या काम में लूंगा सर, केमिकल काम में लूंगा। तो क्या मैं स्टीम ले सकता हूं क्या, नहीं, भाप से तो गर्मी आएगी सर, भाप से तो गर्मी आएगी। फॉर्मल्डिहाइड गैस से भी गर्मी आती है, गामा विकिरण भी हम काम में नहीं ले सकते। हम लेंगे इथाइलिन ऑक्साइड गैस, जिसमें गर्मी इतनी नहीं होती, जिसमें हीट इतनी नहीं आती, जिससे हम उन उपकरणों को क्या कर सकते हैं, जीवाणु रहित बना सकते हैं, जो गर्मी से क्या हो जाते हैं सर, खराब हो जाते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा सर, इथाइलिन ऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि गैर आलोचनात्रोगी देखभाल वस्तुओं जैसे स्टेथोस्कोप और रक्तदाब कफ्स के लिए प्रभावी कीटाणु शोधन विधि है। मतलब हमारे पास जैसे डॉक्टर के पास होता है ना, स्टेथोस्कोप होता है गले में, या बीपी नापने वाली मशीन होती है। अगर मुझे उसको कीटाणु रहित बनाना है या फिर जीवाणु रहित बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा एक रुई लूंगा, कॉटन लूंगा, और उसको अल्कोहल में करके फिर मेरे पूरे इक्विपमेंट को क्या कर दूंगा सर, साफ कर दूंगा। तो अल्कोहल से पहुंच कर मैं क्या कर सकता हूं, उन सबको मैं अच्छी तरीके से साफ कर सकता हूं। ये एकदम परफेक्ट तरीका है, ताकि मैं क्या कर सकूं, मेरे स्टेथोस्कोप को या मेरे बीपी वाली मशीन को अच्छी तरीके से साफ करना चाहता हूं, तो है ना। नेक्स्ट, शल्य क्रिया के दौरान रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत तरीका है। अगर मेरे पास शल्य चिकित्सा चल रही है, मतलब किसी का ऑपरेशन चल रहा है, तो ऑपरेशन के टाइम पे मैं कैसे पता लगाऊं कि वो आदमी मेरे पास सही है या नहीं है। वो तो बेहोश पड़ा है, वो तो आपसे बोलेगा नहीं हाँ भाई मैं एकदम सही हूं, तो ऑपरेशन करते जा। वो बोल सकता है क्या सर, नहीं बोल सकता, वो तो सो रहा है आराम से। मुझे कैसे पता चलेगा, एक तो मैं उसको क्या दूंगा सर, एनेस्थीसिया, ताकि वो आराम से सो जाए, है ना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ उसकी सांसें चल रही है बिल्कुल सही। दूसरा सर, एसेप्टिक टेक्निक मुझे बनाए रखनी पड़ेगी, मतलब उसको जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, उसके शरीर में कोई बैक्टीरिया का, जीवाणु का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई सूक्ष्म जीव का इन्फेक्शन उसके शरीर में नहीं होना चाहिए। और साथ में जीवन चिन्हों की निगरानी करना, मतलब मैं उसके साइन देखता रहूंगा, क्या उसकी हार्ट बीट चल रही है या नहीं चल रही है, क्या मॉनिटर में उसका ऑक्सीजन सही है या नहीं है, उसकी बॉडी में ये चेंजेस तो नहीं हो रही, ये सब भी चेक करता रहूंगा। जब ये तीनों चीजें करोगे तो हमें पता चलता रहेगा कि वो आदमी बिल्कुल सही है, उसका ऑपरेशन एकदम सही तरीके से चल रहा है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑल दी ऑप्शन यहां पे होगा सरकारी उत्तर। शल्य क्रिया के दौरान रोगी की स्थिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है।
हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है कि जब भी हम शल्य क्रिया के करते हैं, शल्य क्रिया का मतलब क्या होगा सर, जब भी हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन की बात यहाँ पे जब आती है तो सर रोगी की स्थिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? दबाव घावों को रोकने के लिए, बिल्कुल हमें घावों को रोकना पड़ेगा, प्रेशर हटाना पड़ेगा घावों के ऊपर। उसके अलावा शल्य स्थल तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए ना, तो हम क्या करते हैं सर, जहां पे हमें ऑपरेशन करना है वहां पे हम क्या पहुंच जाते हैं, वहां तक हम देखते हैं। और एनेस्थीसिया के दौरान आराम प्रदान करने के लिए, हाँ एनेस्थीसिया के टाइम उसे क्या मिलना चाहिए सर, कंफर्ट मिलना चाहिए। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, रोगी की स्थिति को प्राथमिकता उद्देश्य है। मतलब किसी भी रोगी का जब ऑपरेशन होगा, सबसे पहले तो उसके घावों पे कोई भी दबाव या प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा आराम फील करे। और तीसरा सर, जो भी जहां पे भी हमें ऑपरेशन करना है वो जल्दी से जल्दी जगह हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो यहां पे भी उत्तर क्या होगा सर, ऑल ऑफ द अबव, सरकारी उत्तर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, शल्य क्रिया के दौरान संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? देखो, अब आपने जब भी ऑपरेशन किया है, वैसे आपने नहीं किया, आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन जब भी कोई डॉक्टर क्या करता है सर, ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करते वक्त क्या होता है कि उस आदमी का शरीर खोलना पड़ता है। या तो पेट खोलेगा, या दिल खोलेगा, या पैर खोलेगा, या हाथ खोलेगा, कुछ ना कुछ तो खोलेगा। तो आप मुझे बताओ, जब उसका शरीर खुल रहा है तो उसके अंदर संक्रमण होने के चांसेस क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। हवा में तो इतने सारे कीटाणु, वो कीटाणु कहीं उसके शरीर में तो नहीं चले जाएंगे? अगर चले गए तो संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम पे हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब एक डॉक्टर को क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एंटी माइक्रोबियल शल्य स्क्रब का उपयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, एक ऐसा स्क्रब जिसकी वजह से माइक्रोब्स उसके पास ना आए। दूसरा सर, रोगी को एक स्टेराइल कंबल से ढकना, बिल्कुल, इसीलिए तो जो भी पेशेंट होता है उसको हरी कलर की चादर से उड़ाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। क्यों? क्योंकि बिल्कुल साफ होती है वो, उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता है। और शल्य उपकरणों का उचित स्टरीलीकरण, जो भी आप काम में ले रहे हो, चाहे स्कैल्पेल हो, चाहे कैंची हो, चाहे फोर्सेप हो, सबके सब क्या होने चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए। तो यहां पे भी सरकारी उत्तर मतलब ऑल ऑफ द अबव। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हो तब कहीं जाके वो रोगी क्या हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। नेक्स्ट सवाल, रोगी का पूर्व शल्य मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है? मतलब जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी ऑपरेशन से पहले हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, उसका कैसे कैसे मूल्यांकन करेंगे? भाई आपकी डायबिटीज सही है या नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आपको मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका बीपी कैसा है, ये सब कुछ है हमें पूछनी पड़ेगी, है ना। तो रोगी का ऑपरेशन से पहले मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, है ना। सबसे पहला, शल्य क्रिया की आवश्यकता की पुष्टि करना, बिल्कुल सही है। हमें पता तो चले क्या इसका ऑपरेशन करने की जरूरत है या नहीं है। भाई उसकी बॉडी में पथरी है, पथरी तो ऐसे ही पानी पीने से निकल जाएगी, ऑपरेशन क्यों करे, है ना। तो पता चलना चाहिए कि ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं, पहला तो ये ठीक है। रोगी की चिकित्सा इतिहास का मूल्यांकन करना, बिल्कुल, ये पुराने टाइम पे कैसा था, इसकी बीपी तो ज्यादा नहीं हो जाती, कल के दिन अगर मैं इसको काट दूं, है ना, काट दूं का मतलब मैं इसका ऑपरेशन कर रहा हूं और इसकी बीपी कम या ज्यादा हो जाए तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना। या उसके शरीर में डायबिटीज, शुगर तो नहीं है, शुगर वालों के तो घाव ही नहीं भरते हैं, अगर घाव ही नहीं भरेंगे तो ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल होगा, तो ये भी चेक करना जरूरी है। संभावित जोखिमों और जटिलताओं की पहचान करना, मैं अगर इसका ऑपरेशन करूंगा तो इसके साथ ये हो सकता है, मैं अगर ये करना चाहूंगा तो गलती से अगर ये हो गया तो ये मर भी सकता है, ये सब चीजों की पहचान करना, मतलब ये सब मूल्यांकन आपको तो सर्जरी से पहले करना पड़ता है। तो यहां पे भी होगा सर सरकारी उत्तर ऑल ऑफ दी अबाउ, उपरोक्त सभी। तो मतलब यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और सब में ज्यादातर आंसर क्या आ रहा है आपका सर, डी आ रहा है। नेक्स्ट सवाल, शल्य क्रिया से पहले रोगी को पूर्व शल्य तैयारी में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य रूप से सिफारिश की जाती है? मतलब ऑपरेशन करने से पहले रोगी को क्या क्या बोलना चाहिए? सबसे पहला तो ऑपरेशन करने से पहले रोगी को क्या बोला जाता है, 6 से 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना, उपवास रख के आना है, कुछ भी नहीं खाना। उसके अलावा प्रोफाइलैक्टिक रूप से एंटीबायोटिक लेना, मतलब आपको क्या देनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी ताकि ऑपरेशन के टाइम पे उसके शरीर में कोई जीवाणु ना रहे या आ ना जाए, ताकि उसको और भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। उसके अलावा उसे पूरे ब्लड परीक्षण करवाने पड़ेंगे, उसके रक्त के परीक्षण करवाने पड़ेंगे कि उसके शरीर में कोई जीवाणु तो नहीं, क्या उसका रक्त एकदम बराबर है या नहीं, मतलब उसका हीमोग्लोबिन सही है या नहीं। हम तो उसको कट करेंगे तो उसका खून बहेगा तो उसमें खून की कमी ना हो जाए। तो ये सब चीज हमें पहले करवानी पड़ेगी। तो ऑपरेशन से पहले ये सब करवाया जाता है, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन होगा। तो यहां पर भी सरकारी उत्तर होगा ऑल ऑफ दी अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य क्रिया के दौरान सामान्य एनेस्थीसिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निषेध है? अब यहां पे पूछा गया है कि सर हमारे पास अगर हम किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो एनेस्थीसिया देने वाले पेशेंट में क्या नहीं होना चाहिए, मतलब उसको कौन सी बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर वो बीमारी होगी तो हम उसे एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। उस पेशेंट में रोगी जिनका इतिहास मैलिग्नेंट
हाइपरथर्मिया का हो। हाइपरथर्मिया का मतलब क्या है सर? ये मैलिग्नेंट, एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। ऐसे लोगों को हम क्या नहीं दे सकते सर? एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता। ऐसे लोगों को एनेस्थीसिया देना बिल्कुल क्या होता है सर? वर्जित होता है, मना होता है। रोगी जिनका उच्च रक्तचाप नियंत्रित हो उनको तो दिया जा सकता है, रोगी जिनको अस्थमा उनको भी दिया जा सकता है, उपरोक्त सभी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि जिनको हाइपरथर्मिया है, हाइपरथर्मिया, उन लोगों को हम क्या नहीं दे सकते सर? एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एनाटॉमी की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? अब यहां पे जब भी एनाटॉमी की बात आएगी सर, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एक तो दो चीजें, एक तो शरीर की एनाटॉमी और एक होती है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है, अंग है, उनके बारे में पढ़ना, उनका कलर क्या है, उनका शेप क्या है, उनका आकार क्या है, उनकी साइज क्या है, वो कहां कहां पे, वो सारी की सारी चीजें पढ़ना, तब हम बोलते हैं एनाटॉमी। और वो अंग किस तरीके से काम करते हैं तब उसे बोला जाता है सर फिजियोलॉजी। तो किसी भी शरीर के अंगों की संरचना का अध्ययन करना उसे बोला जाएगा सर एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है सर उस शरीर के अंदर जो अंग है वो अंग किस तरीके से काम करता है उसके बारे में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। उसे हम फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल यहां पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिजियोलॉजी का सबसे उपयुक्त वर्णन है? देखो फिजियोलॉजी पे भी क्वेश्चन आ गया, मुझे पता था कि इस पे भी क्वेश्चन आएगा। तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि सर वो ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहा है, वो अंग किस तरीके से काम कर रहा है, उसके कार्यों का अध्ययन करना है ना। तो शरीर प्रणालियों में कार्यों का अध्ययन है ना, शरीर के अंदर किस तरीके से कार्य हो रहा है उसके अध्ययन करने को हम क्या बोलते हैं सर? फिजियोलॉजी बोला जाता है। अगला सवाल हमारे पास ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शरीर की संरचना के सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करने को संदर्भित है? मतलब सूक्ष्म स्तर, एकदम छोटे छोटे स्तर पर उसका क्या करना सर? एक तरीके से अध्ययन करना। याद रखना हमारी शरीर में होते हैं अंग, अंग, अंग किसका बना होता है? उत्तक, उत्तक किसका बना होता है? कोशिका, कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। अगर मैं बोलूं कि हमारे शरीर के सबसे सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करना है तो मैं क्या करूंगा? कोशिका की स्टडी करूंगा, साइटोलॉजी। क्या यहां पे है क्या सर? नहीं है। क्या उत्तक की स्टडी करना है क्या? यस बिल्कुल, हिस्टोलॉजी। तो उत्तक के अध्ययन को करना बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करने के बराबर माना गया है, तो यहां पे क्या होगा? हिस्टोलॉजी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक शरीर की सतहों के अंगों को ढकता है और रेखांकित करता है? मतलब हमारे शरीर में कौन से ऐसे उत्तक पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं सर? अंगों को ढकने का काम करता है। जैसे इसके अंदर, यहाँ मेरे अंदर, यहाँ छाती में क्या है सर? दर्द है। मतलब दर्द क्या है भाई? दर्द तो क्या होगा? हर्ट है। तो हर्ट को पूरी तरीके से कवर करने के लिए कौन सा उत्तक होता है सर? यहाँ पे जो उत्तक है हमारे पास वो एपिथीलियम है। क्या है यहाँ पे? एपिथीलियम है। तो किसी भी अंग को पूरी तरीके से कवर करने के लिए, उसको ढकने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए कौन सा उत्तक उसके ऊपर पाया जाता है? एपिथीलियम उत्तक पाया जाता है। मेरे पेट में ज्यादातर जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग भी किसकी है सर? एपिथीलियम उत्तक की, मतलब उपकला उत्तक वहां पे पाया जाता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उत्तक भी कौन सा सर? उपकला उत्तक है। हर एक अंग के चारों तरफ है, हमारे अंग के अंदर जो लाइनिंग है वो भी उपकला उत्तक की पाई जाती है। तो ये हमेशा याद रखना सर, उपकला उत्तक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे शरीर के अंदर, बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, यहां पूछा गया कि सर कौन सा प्रकार का मांसपेशी उत्तक स्वैच्छिक नियंत्रण होता है जो शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होता है? देखो ऐसी कौन सी मांसपेशी होती है जिसकी वजह से हम हमारा काम खुद करते हैं? मैं चाह रहा हूं तो घूम रहा हूं, मैं चाह रहा हूं तो हाथ हिला रहा हूं, मैं अपनी स्वेच्छा से काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर वो उत्तक मेरे कंट्रोल में है, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूं। क्या मैं अपने दिल को, मतलब हृदय की मांसपेशी को कंट्रोल कर सकता हूं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। मैं बोल सकता हूं क्या भाई रुक जा 5 मिनट के लिए, सांस लेने दे? नहीं बोल सकते। चिकनी मांसपेशी, मतलब जो मेरे दिल में भी प्रेजेंट है, जो मेरे पेट में भी प्रेजेंट है, क्या मैं उसको रोक सकता हूं क्या 2 मिनट के लिए खाना नहीं खाना है या नहीं पचाना है? रोक सकता हूं क्या खाना पचाने के लिए? नहीं रोक सकते। लेकिन जो हमारे पास कंकाली मांसपेशी है उनको मैं बोल सकता हूं भाई एक जगह रुक जा, ये रुक गई, चलना स्टार्ट कर दे, चलना स्टार्ट हो गया, मूवमेंट करना स्टार्ट हो गया। मतलब कंकाली उत्तक ऐसी होती है जो स्वेच्छा से काम करती है, हम उसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक शरीर में तंत्रिका संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तंत्रिका तंत्र, अगर मैं कोई गर्म चीज पे हाथ रखता हूं, हाथ रखने के बाद मेरा हाथ जलेगा तो मैं फट से हटा लेता हूं। अगर मैं चुभने वाली चीज पे हाथ रखता हूं, जड़ से हटा लेता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ पे दर्द हुआ है। अब ये कैसे पता चला कि सर एक उत्तक है जो सीधा मैसेज कहां लेके जाता है सर? मेरे दिमाग तक। दिमाग वापस मैसेज भेजता है भाई हाथ हटा ले, गर्म है, हाथ हटा ले, चुभ रहा है, और वो मैसेज की वजह से मैं अपना हाथ वहां से क्या कर लेता हूं? हटा लेता हूं। तो सर ऐसे में कौन सा सिस्टम काम आता है? उस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। क्या नाम उसका? नर्वस सिस्टम। वहां पे कौन सा उत्तक काम आता है सर? उसका नाम है नर्वस टिश्यू। नर्वस
टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और वहां पे जो हमारे पास कोशिका काम आती है उस कोशिका का नाम क्या होता है सर? उसका नाम होता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कोशिका का नाम है और उसके बनने वाले टिश्यू का नाम नर्वस टिश्यू और उसके सिस्टम का नाम क्या है सर? नर्वस टिश्यू, है ना। तो ये क्या है सर? तंत्रिका तंत्र है, पूरा का पूरा क्या है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका उत्तक, और ये हमारा तंत्रिका कोशिका हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास उत्तर क्या होगा सर? नर्वस सिस्टम होगा या नर्वस टिश्यू यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कंकाल का एक कार्य है? हमारे शरीर में कंकाल, कंकाल क्या करता है? ये बाहर की तरफ कंकाल है, अंदर की तरफ कंकाल है, तो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एक तो सर अंगों की रक्षा करना, बिल्कुल अंगों की रक्षा कर रहा है। मेरा दिल है सही जगह पे पड़ा हुआ, क्यों? बाहर की तरफ कंकाल है। मेरा फेफड़े बिल्कुल सही जगह है, क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ कंकाल है। मेरे मांस, मेरे सेल सब एकदम सेफ पड़ी हुई, क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ क्या? कंकाल है। तो महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करने का काम तो यही है। उसके अलावा मेरे शरीर को सहारा और आकार प्रदान करना। मैं इतना चौड़ा हूं, मैं इतना लंबा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा कंकाल तंत्र ऐसा है, तो मेरे शरीर को आकार देने का काम भी यही कर रहा है, तो ये भी मेरे शरीर के लिए सही होगा। और रक्त कोशिकाओं को उत्पन्न करना कैसे सर? हमारी जो हड्डी होती है उस हड्डी में पाया जाता है बोन मैरो। क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। जिसे क्या बोला जाता है सर? अस्थि मज्जा नाम से उसे जानते हैं। और यही अस्थि मज्जा क्या करता है? हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बनाने का काम करता है। तो हमारे शरीर में रक्त बनाने का काम भी कौन करता है? हमारा कंकाल तंत्र करता है। तो कंकाल तंत्र का काम हमारे शरीर में रक्त बनाने का भी है, हमारे संतुलन को बनाए रखने का भी है, और साथ में मेरे शरीर के जितने भी अंग है उनकी प्रोटेक्शन करना भी का भी काम होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा सर? सरकारी उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, जिसे हम डी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके क्या होगा सर? परफेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल यहां पे पूछा गया है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा जॉइंट हिंज जॉइंट का उदाहरण है? हिंज जॉइंट का उदाहरण है, कहां पे पाया जाता है सर हिंज जॉइंट? तो याद रखना, ये जो एल्बो वाला जॉइंट होता है हमारे पास, है ना, एल्बो जॉइंट जो होता है ना, वहां पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है सर? हिंज जॉइंट पाया जाता है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा सर? एल्बो। ये रहा एल्बो, मतलब ऊपर की तरफ है यूमरस। यूमरस के पास एक जुड़ी हुई रेडियस, एक जुड़ी हुई अल्ना। ये क्या है सर? रेडियस। और नीचे की तरफ क्या है सर? अल्ना। ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना एक जॉइंट से जुड़ी हुई है, एक जॉइंट से जुड़ी हुई है। उस जॉइंट का नाम क्या है सर? उस जॉइंट का नाम क्या है? ये जॉइंट है यहाँ पे, और उस जॉइंट का नाम होता है सर हिंज जॉइंट। क्या नाम उसका? हिंज जॉइंट नाम है, और यही हिंज जॉइंट के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा सर? एल्बो जॉइंट होता है, ठीक है। ये हमारा एल्बो है, कोहनी जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि सर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जोड़ों की कला की उपस्थिति को उपघटन के लिए कारण होती है? अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर हमारे पास इनमें से कौन सी स्थिति होती है जिसके अंदर क्या होता है? हमारी जो जॉइंट होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, वो भी बुढ़ापे के टाइम पे। एक चीज ध्यान रखना, बुढ़ापे के टाइम पे क्या होता है सर? हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारी जो हड्डियां होती है, बोन होती है, वो भी क्या हो जाती है सर? वीक, कमजोर हो जाती है। तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसे क्या बोला जाता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक तरीके की बीमारी होती है जिसके अंदर हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहां पे ये रहा, रक्त में प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है? रक्त के अंदर प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ये चीज हमेशा ध्यान रखना, रक्त मतलब ब्लड, उसमें होती है एक तो प्लाज्मा और एक होता है सर सेल। सेल होता है सर 45% और प्लाज्मा होता है 55%। इसमें 45% में क्या क्या आता है? आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है और प्लेटलेट्स आती है। प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में यहां पे क्या क्या आती है सर? प्लाज्मा में एक आता है यहां पे हमारे पास वाटर, पानी, और एक आता है सर प्रोटीन, जिसमें पानी कितना है? 55 में से भी 97% पानी होता है, बाकी सर 3% यहां पे क्या होता है? प्रोटीन। तो किसी भी प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पानी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यहां पे उत्तर क्या होगा सर? पानी होगा। बिल्कुल सामने, सीधा सवाल, सीधा जवाब, कोई बकवास नहीं। नेक्स्ट, यस्को में रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या है? यहां पे पूछा गया है यस्क नहीं, वयस्क। वयस्क है ना, आगे वयस्क होना चाहिए। वयस्कों में मतलब जो अडल्ट होते हैं, हम जो लोग होते हैं, उनमें कितना होना चाहिए? तो याद रखना 120/80 होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर, और अगर इससे कम होगा तो सर लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। ऊपर लिखा जाता है सिस्टोलिक और नीचे लिखा जाता है सर डायस्टोलिक। तो यहां पे जो उत्तर होगा हमारे पास क्या होगा सर? 120/80। 120/80 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पूछा गया है, सर निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता माना जाता है?
जो हर किसी को ब्लड दे सकता है, हर किसी को। तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, हर किसी को क्या दे सकता है सर? अपना ब्लड दान कर सकता है, ब्लड दान कर सकता है, दे सकता है। तो दुनिया का यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव दुनिया का सबसे यूनिवर्सल क्या होता है सर? डोनर होता है। वो हर किसी को ब्लड क्या कर सकता है? दे सकता है, हर किसी को दे सकता है, ए वाले को, बी वाले को, सबको दे सकता है। तो ओ नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए सर? टोटल 55 के आसपास हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपकी क्या करवा दी सर? तैयारी करवा दी ड्रेसर के एग्जाम के लिए। और अगर इसी तरीके की वीडियो आपको रिक्वायर्ड है, चाहिए और ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कमेंट करना पड़ेगा कि यस सर हमें ऐसे वीडियोस और चाहिए, ताकि हम डेली के डेली आपको ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करवा सके और आपकी जो तैयारी चल रही है ड्रेसर की उसको और भी बेहतर बना सके। ठीक है, तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ लिंक चाहिए तो आपको सुदर्शन पैरामेडिकल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। उसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और ऐसा कंटेंट लेना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी सर सुदर्शन पैरामेडिकल के एक ऐप पर, जहां पे आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको अंदर आपको विजिट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल विजिट कीजिएगा, देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।